हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेकिंग बॉन्ड। आज से हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें ग्रेविटेशन। पहला जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी ग्रेविटेशन हर लेवल पर काम आने वाला है, मतलब 10th के अंदर भी आपको काम आएगा, 11th के अंदर भी काम आएगा, नीट जेईई और सीईटी के अंदर, सबके अंदर ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको दिया हुआ क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते पहले और टॉपिक वाइज मतलब स्टेप टू स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम का एनालिसिस करेंगे कि ग्रेविटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि इसका जो बेस है या इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, लेकिन आपको जो एक स्टोरी कही जाती है कि भाई न्यूटन जो है वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था और उसके सर के ऊपर एप्पल आके गिरा, बराबर है। तो ये तो एक स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च रहती है, तब जाके कोई लॉ या कोई स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में है क्या, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझते ग्रेविटेशन के। सपोज जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के पास मास है, एग्जाम्पल के लिए पहले का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ गया। एक बार वापस से, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है, ओके, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, समझा? ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे व्हाट इज फोर्स, बराबर, यानी फोर्स क्या है, सिंपल, व्हाट इज मोशन, बराबर है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग मास को और एक्सेलरेशन को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स मिलती है। ओके, जैसे अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक ब्लॉक है और अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, तो हम लोग दो चीजें देखेंगे, क्या, एक तो इस ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा इसका एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कहलाता है फोर्स। तो फोर्स के डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर एक्सेलरेशन called as फोर्स। क्लियर? अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जो डेफिनेशन लिखा, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? देखो आप एक बार डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर एक्सेलरेशन कॉल्ड एज फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स क्लियर हो गया यहाँ पे, फोर्स का जस्ट अपने को इतना कॉन्सेप्ट चाहिए था। देन इसके बाद में सेकंड टॉपिक है व्हाट इज मोशन। अब हम लोग मोशन किसे कहेंगे, अभी आप देखो मैं आपके सामने यहाँ पे मोशन कर रहा हूँ। ओके, तो खास बात क्या है मोशन करने की, कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब डिस्प्लेस होता है अपने पोजीशन से विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, मतलब देखो आप ये यहाँ पे जो बोर्ड है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है और मैं उसके सामने अगर ऐसे मूव करता हूं तो आप बोलेंगे कि सर अभी मोशन कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे इसका ही मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव होते हुए हमको दिखता है, मूवमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। क्लियर है? उसका भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मोशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द
द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its surrounding called as motion. ओके, अब एक बार वापस से डेफिनेशन देख लो, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन तो क्लियर हो गया, समझ गया मोशन, लेकिन मोशन की फर्दर टाइप्स है। अगर हम लोग मोशन की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मोशन को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या उसकी 4 टाइप्स हम लोग बता सकते हैं, जिसमें क्या कौन कौन से मोशन है। एक है लीनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग मोशन। फिर बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो उसकी सब टाइप रहेंगी। क्लियर? तो अभी हम लोग को सिर्फ इतना समझ के चलना है मोशन का डेफिनेशन क्या है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज मोशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट के नाम दिए हैं, एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोशन की 4 टाइप है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग मोशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए हमको चाहिए वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन यानी क्या, तो एक चीज समझना। फॉर एग्जांपल जैसे मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और ये अगर मान के चलो एक सर्कल के सरकमफेरेंस में इस तरह से ऐसे मूव होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे बोलेंगे व्हेन पार्टिकल परफॉर्म मोशन ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। क्लियर? एक बार वापस से, द पार्टिकल परफॉर्म मोशन ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। एक काम करता हूं, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा के देता हूं। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the circumference of circle called as circular motion। एक बार वापस से डेफिनेशन देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन में कि एक पार्टिकल है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे, मीन सर्कल के बाउंड्री पे क्या परफॉर्म कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। फिर आपके माइंड में आएगा कि अगर सर सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूमने को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, मीन्स अपने ही जगह पे घूमने को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपने ही जगह पे घूमने वाले मोशन को, जिस तरह शक्तिमान घूमता है ना अपनी जगह पर, तो सेम उसी तरह से अपने ही जगह पे घूमने वाले मोशन को हम लोग स्पिन मोशन या फिर उसी को हम लोग रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। क्लियर? समझा? एक बार वापस से, अपने ही जगह पे घूमना, जिस तरह टॉप आता है, टॉप यानी भौरा जिस तरह घूमता है, या फिर फैन जो है वो अपने ही जगह पे एक ही जगह पे घूमता है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई है रोटेशनल मोशन की एग्जांपल या फिर स्पिन मोशन की एग्जांपल। ठीक है, वैसे उसका ऑफिशियल जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, रोटेशनल मोशन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो जो कॉन्सेप्ट होगा सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन की फर्दर 2 टाइप रहती है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट उसकी टाइप लिखा के देता हूँ कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसकी टाइप रहेंगी नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और एक और टाइप रहती है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके,
देखो एक बार वापस से पूरा टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या देखना था हमको? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सर्कुलर मोशन में क्या देखा हमने? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब उसमें अंदर क्या लिखा है देखो, उसकी फर्दर दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहता है? 10th में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, जस्ट इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ऐसा सर्कुलर मोशन जो अपने आप को रिपीट करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम रिक्वायर्ड करता है, मींस एक फिक्स्ड टाइम बाद अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के लिए घड़ी के जो कांटे होते हैं, मतलब हैंड्स ऑफ क्लॉक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ गया? यानी जो घड़ी के कांटे हैं, मिनट काटा, सेकंड काटा, तो वो एक फिक्स्ड टाइम बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या है? अब ये भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन इसको हर बार अपने मोशन को रिपीट करने के लिए सेम टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल जाइंट व्हील, मतलब आपने मेले के अंदर वो झूला देखा होगा ना, ऐसा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म करता, तो उसके अंदर आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि हर राउंड लगाने के लिए वहां पर सेम टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा जो घड़ी वाली एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब इसी के अंदर एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। एक्चुअल में हम लोग को दो फोर्सेस स्टडी करना पड़ता है, एक है सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेस है। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अब सेंट्रीपेटल फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो FCP, इस तरह से इसका सिंबल हम लोग बनाएंगे। F मींस फोर्स, CP मींस सेंट्रीपेटल। ओके, तो सेंट्रीपेटल फोर्स है क्या? इसके कॉन्सेप्ट को समझो। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है। अब एक जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ यानी टूवर्ड्स द सेंटर, और एक फोर्स जो कि बिल्कुल इक्वल होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करने वाली है। क्लियर? समझा कॉन्सेप्ट? एक बार वापस से कि व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वन फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड द अनदर equal but opposite force act on this object away from the center. This force is called as centrifugal force. Okay, the centripetal force and the centrifugal force both are equal but opposite. Okay, क्या बताया हमने यहाँ पे कि जो पार्टिकल है जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और दूसरी जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल के अपोजिट में लगती है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल रहेंगी बट अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा? क्लियर? अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का। डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट perform circular motion, when object performs circular motion on the circumference, then one force act on it towards the center of circle, comma, this is called centrifugal
पेटल फोर्स। ओके, एक बार वापस से देख लो इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा। व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कमफेरेंस देन वन फोर्स एक्ट ऑन इट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर। अब इसका जो मतलब इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हमको हमेशा याद रखना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, FCP, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या याद रखना है, mv²/r, बराबर। अब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हमारा पहला एक इक्वेशन हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स को। इसके दो फर्दर और फॉर्म रहते हैं इक्वेशन के। अब उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो हमको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहां पर आपको रिलेशन बताता हूं। वो रिलेशन क्या है, v = r × ओमेगा। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, v = r × ओमेगा। अब अगर हम इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स = m एज इट इज, v के जगह पर इसका वैल्यू कितना है, r × ओमेगा, देन अपॉन में देखो r एज इट इज, और क्योंकि v का स्क्वायर था इसलिए हमको इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना होगा। क्लियर। जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलती है, सेंट्रीपेटल फोर्स = m r²/r। हम लोग यहाँ पर r से r को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें अगली जो स्टेप मिलेगी वो कुछ इस तरह से होंगी। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी हमारी क्या आने वाली, देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स = m r⍵²। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सेंट्रीपेटल फोर्स = mv²/r, और सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स = m r⍵²। नाउ अब हम लोग इसके तीसरे स्टेप की तरफ मतलब इसके तीसरे फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। इस बार वापस से हम लोग इसी रिलेशन का यूज करेंगे, लेकिन इस बार हमको इस इक्वेशन को r के लिए रीअरेंज करना है। मींस ऐसे देखो, v = r × ओमेगा, देन r = v/ओमेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। क्या बनेगा, देखो, 2 इंप्लाइज सेंट्रीपेटल फोर्स = m v/ओमेगा, जहां पे r था वहां पे v/ओमेगा, देन ω² एज इट इज। अब यहां पर आप एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा, सेंट्रीपेटल फोर्स = m v⍵। तो ये हमारा थर्ड मतलब तीसरा फॉर्म मिल गया इस इक्वेशन का। लेकिन इस पूरे डेरिवेशन के अंदर आपको हर एक इक्वेशन में माइनस का सिंबल यूज करना है। मतलब यहां पे माइनस 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 और माइनस। अब ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक रीजन है कि यहां पर निगेटिव सिंबल, निगेटिव साइन, ये रिप्रेजेंट करता है कि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहां पर वापस से डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी नोट्स तैयार है। मैं बताता हूं यहां पे कि निगेटिव साइन का हमने यूज क्यों किया। जैसे ये हमारा वो ऑब्जेक्ट था जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, और इस ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन आपको पता है कि रेडियस वेक्टर जो रहता है वो हमेशा किधर रहता है, सेंटर टू सर्कमफेरेंस। मींस उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो किधर से किधर रहती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ। तो रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए यहां पर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिव सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। मींस मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं कि वेयर निगेटिव साइन indicate the opposite direction of
सेंट्रीपेटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर। एक बार वापस से, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? निगेटिव सिंबल यानी माइनस का सिंबल। तो ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नए टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।